बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को तीसरा बड़ा झटका लगा है और चौथे बड़े झटके का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन, कप्तान और पीटीआई के लिए पहला झटका वो था जिस रोज़ सीनियर रहनुमा और साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर आमिर कियानी ने इमरान ख़ान को छोड़ने का और तहरीक इंसाफ़ को छोड़ने का ऐलान किया था। नाज़रीन, ख़ान और तहरीक इंसाफ़ के लिए दूसरा झटका वो था जब शेरी मज़ारी साहबा ने गुज़िश्ता रोज़ इस बात का ऐलान किया कि वो ना सिर्फ कप्तान का साथ छोड़ी हैं, वो ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ से अपनी राहों को जुदा कर रही हैं, बल्कि उन्होंने सियासत से भी हमेशा हमेशा के लिए किनारा कशी का ऐलान कर दिया। और आज नाज़रीन, ख़ान साहब के लिए तीसरा झटका तब हुआ जब पार्टी के सीनियर रहनुमा इमरान ख़ान साहब के तर्जुमान पीटीआई के नायब सदर और साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो जो 9 और 10 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात थे उनकी मज़म्मत की और फिर ये ऐलान भी कर दिया अगली सतूर में कि वो ना सिर्फ तहरीक इंसाफ़ को छोड़ रहे हैं, इमरान ख़ान से राहें जुदा कर रहे हैं, बल्कि वो सियासत से भी कुछ अरसे के लिए वक्फ़ा ले रहे हैं। ये नाज़रीन ख़बर इमरान ख़ान साहब के लिए और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए किसी बुरी ख़बर से कम ना थी। अब मेरे से अगर आप नाज़रीन ये पूछें तो जैसे नाज़रीन ये ख़बर सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे चली तो मैं ख़ुद भी आप दीदा हो गया। यानी सीनियर रहनुमा थे फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के साथ उनकी वाबस्तगी भी थी, बड़े ज़ोर शोर के साथ वो तहरीक इंसाफ़ के लिए अपनी वाबस्तगी का, अपनी उसके साथ जो एक एफिलेशन है उसका ऐलान करते थे, ख़ान साहब के साथ अपनी मोहब्बत का ऐलान करते थे, ख़ान साहब और तहरीक इंसाफ़ के जो सियासी मुखालफिन हैं उन्हें लताड़ा करते थे। लेकिन जब फवाद चौधरी की ये ख़बर सामने आई कि आज वो तहरीक इंसाफ़ को छोड़ रहे हैं, आज वो अपने कप्तान इमरान ख़ान को छोड़ रहे हैं, तो ये ख़बर मुझ जैसे सहाफ़ी जो कि इमरान ख़ान साहब के नाक़द हैं उसको भी आबदीदा कर गई। अब इसकी वजह क्या है कि क्यों फवाद चौधरी साहब ने तहरीक इंसाफ़ को छोड़ने का ऐलान किया, वो इस फ़ैसले पे क्यों पहुँचे, कैसे पहुँचे कि उन्हें यही मुनासिब वक्त है कि इमरान ख़ान साहब को और तहरीक इंसाफ़ को खैराबाद कह देना चाहिए। नाज़रीन, इसकी वजह सिर्फ़ एक ही नज़र आती है और वो ख़ान साहब की ईगो और वो इमरान ख़ान साहब के गलत फ़ैसले थे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ एक मुल्क की बड़ी सियासी जमातों में से एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी, एक तीसरी सियासी क़ुव्वत बन चुकी थी और जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी थी, ये नज़र आ रहा था कि आने वाला जो इलेक्शन है वो 2023 के अक्टूबर में हो या फिर अगस्त में हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पीडीएम की तमाम सियासी जमातों को टफ़ टाइम देगी। लेकिन ख़ान साहब नाज़रीन, जैसा कि हमने देखा कि इक़्तिदार से बाहर आने के बाद जब उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, ख़ान साहब किसी को ख़ातर में नहीं ला रहे थे। ख़ान साहब अपनी पॉपुलैरिटी को लेके इतने ईगोइस्ट हो गए कि ख़ान साहब ने यह भी नहीं सोचा कि वो जो फ़ैसले कर रहे हैं, जो वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ बना रहे हैं और जो वो अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को, अपने सिंपथाइज़र को उकसा रहे हैं कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़, एक वक्त आएगा कि ये तमाम फ़ैसले उल्टे पड़ जाएंगे। अब नाज़रीन, आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की पोजीशन का जायज़ा लें तो 9 मई का वाक़या इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी से पहले आप ये देखें कि सब कुछ इमरान ख़ान साहब के हक़ में जा रहा था। लोग धड़ाधड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की टिकटें हासिल करना चाह रहे थे और टिकटें दी भी जा चुकी थीं। लेकिन जब ख़ान साहब गिरफ़्तार हुए और ख़ान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से जैसा कि अब ख़बरें सामने आ रही हैं कि गिरफ़्तारी से एक रोज़ पहले जो है ज़मान पार्क में ये प्लान बनाया जा चुका था कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद में ख़ान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया तो उसका रिएक्शन कैसे देना है, उसका रद्दअमल कैसे आएगा। तो मीडिया ये ख़बरें रिपोर्ट कर रहा है कि ख़ान साहब प्लान दे के गए थे। ख़ान साहब 8 मई को प्लान बना के अपने रहनुमाओं को दे के गए थे कि आपने मेरी गिरफ़्तारी के बाद कहाँ कहाँ पे जाके कौन कौन सी लोकेशन के ऊपर, कौन कौन से इमलाक के ऊपर, कौन कौन सी इमारतों के ऊपर आपने अपना रिएक्शन देना है, उन पे हमला करना है। तो आज ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि जो जियो फेंसिंग की गई, जो तकनीकी महारत के साथ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की गई, उससे पता चला कि 8 मई को ये प्लान ज़मान पार्क में बना और फिर जब 9 मई को पुरतशद्दुद वाक़यात हुए तो तकरीबन कोई 200 से 250 से ज़्यादा कालें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रहनुमाओं को आईं उन पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन की जो वो उन हसास इमलाक के ऊपर जो है वो अटैक कर रहे थे, वहाँ पे जलाओ गिलाओ कर रहे थे।
70 से ज़्यादा कॉलें तो महमूद रशीद साहब ने जो है वो रिसीव की, जो कि रिपोर्ट किया गया है। और 70 से ज़्यादा कॉल महमूद रशीद साहब ने, 50 से ज़्यादा जो कॉल्स हैं वो इजाज़ चौधरी साहब ने रिसीव की, हमाद रज़ा साहब ने कॉलें रिसीव की, दीगर PTI के रहनुमाओं ने कॉलें वसूल की। तो ये इस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन खान साहब को अभी भी ये बात काबिल कबूल नहीं, खान साहब अभी भी ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि जो कुछ हुआ उसमें उनका अपना गलती थी, अपना एक ऐसा फ़ैसला था कि उन्होंने अपने चाहने वालों को, अपने वोटर सपोर्टर को हिसास इदारों पर, हिसास जो तनसीबात थी, जो अमलाक पे, उन पर हमला करने पे उकसाया। आज आपने खान साहब का जो रिएक्शन था, जो खान साहब आज वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब कर रहे थे, उसमें खान साहब ने फवाद चौधरी की जो फ़ैसला था पार्टी छोड़ने का, उस पर खान साहब ने अपना रद्दमल भी दिया। और खान साहब का रद्दमल अगर आप नाज़रीन ने सुना हो, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, लेकिन मुझे आज भी खान साहब ये लग रहे थे कि खान साहब इस बात को मानने को तैयार नहीं कि उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया जा चुका है। अब जिस तरीके से उनकी पार्टी को इकट्ठा किया गया था, जो कल खान साहब ने एक ट्वीट किया कि जबरी शादियाँ तो सुनी थी, जबरी तलाक़ें कभी नहीं सुनी, जबरी अलहदगियाँ नहीं सुनी, तो आज उस पर सियासी जमातों के रहनुमाओं ने बयानात दिए कि खान साहब ये पार्टी में जबरी शमूलियत भी इसी तरीके से आपकी पार्टी में करवाई गई थी। लोगों को दीगर सियासी जमातों से तोड़ तोड़ के आपकी सियासी जमात में जिस तरीके से शामिल किया गया था, उसी तरीके से अब आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो ये खान साहब ने जो रद्दमल दिया फवाद चौधरी के पार्टी से अलहदगी के हवाले से, खान साहब ने कहा कि जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, जो इन तमाम फैसलों के पीछे हैं, खान साहब ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं कि जब भी इलेक्शन हुआ मैं जिसको टिकट दूंगा मैं जिसको टिकट दूंगा, खान साहब ने कहा कि वो जीत जाएगा। लगता है खान साहब अभी भी किसी गलत फहमी में हैं। खान साहब अभी भी जो बात है उसको मानने के लिए तैयार नहीं। खान साहब को जाके कोई बताए कि खान साहब जो कुछ चल रहा है, जो कुछ 8 मई के बाद हुआ, 9 और 10 मई के जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, जो इस वक्त खौफ व हिरास का आलम है, जो इदारा ये बार बार कह रहा है कि जिन्होंने हमारे शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की है, जिन्होंने हमारे शोहदा के मज़ारों की बेहुरमती की है, जिन्होंने हमारे शोहदा के मुजस्समों की बेहुरमती की है, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा, उनका फ़ौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल होगा, उन पर आर्मी एक्ट का इतलाक़ होगा, उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक़ होगा। लेकिन खान साहब की समझ नहीं आ रही। खान साहब कह रहे हैं कि जिसको टिकट दूंगा वो जीत जाएगा। खान साहब को कोई जाके बताए इन हालात में आपकी पार्टी का टिकट कौन लेगा। खान साहब आप ये बात अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं। आप अभी भी वो एक इंग्लिश का एक फ्रेज़ है, इडियम है, लिविंग इन फूल पैराडाइज। खान साहब अभी भी अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। अभी खान साहब जब ये प्रेस टॉक कर रहे थे, जब जो ये वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब कर रहे थे, अब खान साहब के आप अक्ल कह लें, खान साहब की मंतक कह लें, वो मुल्क की हालात का तकाबले जायज़ा कश्मीर के हालात के साथ कर रहे थे। भाई कश्मीर वो ख़ित्ता है, वो इंटरनेशनल मुतनाज़ा ख़ित्ता है जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। कश्मीरी भारत के मज़ालिम से, भारत की जो वहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, उनसे आज़ादी चाहते हैं। कश्मीरी जो है अपना ख़ित्ता चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें आज़ादी दी जाए। खान साहब उनके साथ जो है वो मवाजना कर रहे थे। जो PTI के कारकुनान ने मुबैना तौर पे मिलिट्री और हिसास इमलाक को नुकसान पहुँचाया। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तो ये हुआ कि आपने अपने कारकुनान को उकसाया, जिस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है, रिपोर्ट सामने आ रही हैं। आपने कारकुनान को कहा कि जाके आप मिलिट्री के इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, आपने फ़लाँ जगह पे जाना है, आपने कोर कमांडर के घर में जाना है, आपने GHQ जाना है, आपने पेशावर में जाना है, आपने मियांवाली की बेस पे जाना है, आपने फैसलाबाद में आयशा के क्वार्टर को निशाना बनाना है, हेडक्वार्टर को निशाना बनाना है। तो क्या जो कश्मीरी हैं वो अपने आज़ादी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? और दूसरा, कश्मीरी तो एक आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ पर तो आपके पास आज़ाद अपना पाकिस्तान है। तो जब आपके पास आज़ाद पाकिस्तान मौजूद है तो आप किससे आज़ादी की जद्दोजहद की बात करते हैं? किससे आज़ादी हासिल करने की बात करते हैं? पहले आप अमरीकी गुलामी से निजात हासिल करने की बात करते थे। आज आप हाथ जोड़ के अमरीकों के पाँव पड़े हुए हैं कि हमारे हक़ में बयानात दो ताकि हमें उसका इंटरनेशनल सतह के ऊपर फ़ायदा पहुँचे। तो खान साहब आपके तो कौलो फिल में इतना तज़ाद मौजूद है। और फिर खान साहब ने ये वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान से कहा कि आप ही जमहूरियत बचा सकते हैं, आप ही आइन बचा सकते हैं। 14 मई के फैसले पर अमल नहीं हुआ। और खान साहब, आप किस जमहूरियत की बात करते हैं? आप किस आइन की बात करते हैं? जब 63A की तशरीह की गई, आपकी जमहूरियत, आपका आइन उस वक्त कहाँ पे था? जब कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी और इत्तेमाद की तहरीक को उड़ा के रख दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वो रूलिंग गैर आइनी थी, गैर कानूनी थी। उस वक्त आपका आइन कहाँ पे था? उस वक्त आपका कानून कहाँ पे था? और बहुत सारे दोस्त हमारे बात करते हैं कि मुझे तो जो PDM है
उन्हें सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला तो कबूल है जिसमें डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया था, लेकिन इलेक्शन वाला फैसला काबिल कबूल नहीं। तो मैं अपने कई वीलॉग में बता चुका हूँ कि वो जो कासिम सूरी वाला अस्कूट नोटिस था ना सुप्रीम कोर्ट का, उसमें 12 जजेस ने कहा था चीफ जस्टिस कि आप सो मोटो लें, ये आइन की वायलेशन हुई है, ये आइन को जो है वो तोड़ा गया है, आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। ये जो इलेक्शन वाला सो मोटो हुआ, इस पर तो 2 जजेस की रिकमेंडेशन थी, कहाँ 12 जजेस, कहाँ 2 जजेस। तो इसके साथ कोई तकाबली जायज़ा नहीं बनता, और ना ही कश्मीर के हालात का पाकिस्तान के साथ तकाबली जायज़ा बनता है। कश्मीरी भारत से आज़ादी हासिल करना चाहते थे, जैसे हमने भारत से कामयाबी हासिल की थी, बरतानवी राज से कामयाबी हासिल की थी, और अगर बरतानिया वाले हमें भारत के साथ छोड़ जाते तो तब भी हमें आज़ादी को कोई फ़ायदा नहीं था। तो भारत भी वो आज़ादी जो हमने 1947 में हासिल की थी, कश्मीर जो है, जो हमने आज़ादी 1947 में हासिल की थी, कश्मीरी आज वही आज़ादी हासिल करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। उनको तो आज़ादी का सफ़र 1997 हमारा तो ख़त्म हो गया था, हमें तो आज़ादी मिल गई थी, लेकिन कश्मीरियों का आज़ादी का सफ़र अभी तक इख्तिताम पजीर नहीं हुआ। तो इसका कोई तकाबली जायज़ा नहीं बनता। और फिर खान साहब ने एक और बात भी कही कि मैं एक कमेटी बनाऊंगा जो जाके बात करेगी स्टेक होल्डर के साथ। खान साहब ने कहा कि मैं ऑफ़र करता हूं कि अगर मेरा सियासत में रहना पाकिस्तान के मफाद में है तो मैं अपना सियासत छोड़ दूंगा। खान साहब, आप सियासत ना छोड़ें, सियासत छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। बात यह है कि आपने जो फ़ैसले किए उस पर नदामत का इजहार करें, अपनी गलतियों का एतराफ़ करें। और ये जो सरिया आप कहा करते थे ना कि आपके सियासी मुखालफिन के सर में है, बज़ाहिर ऐसा लगता है प्रामा फिशाई वो आपकी गर्दन में भी है। आपकी भी ईगो बहुत महंगी है, बहुत ऊपर है कि आप उसको छोड़ना नहीं चाहते और आप अपने सियासी मुखालफिन को लटकाना चाहते हैं। आज एक दोस्त की ट्वीट थी, मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि देख रहा था कि जब राना सनालो को गिरफ़्तार किया गया तो उसकी जो अहलिया थी वो हाथ जोड़ के मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए खान साहब से विनती कर रही थी, सदा कर रही थी कि 2 दिन से मेरे खामद को खाना नहीं दिया गया, उसकी सेहत के मसाइल से उसको खाना दिया जाए, उसको दवाई दी जाए, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। आज हालात नाज़रीन कैसे हैं कि उस वक्त इमरान खान साहब अपने अख्तियारात के रौनत में अपने सियासी मुखालफिन को ज़िंदा दफना देना चाहते थे, दीवारों में चुन देना चाहते थे। अब क्या हुआ है? अब नाज़रीन ये हुआ है कि खान साहब उसी अपनी ईगो के अंदर, इक़्तिदार तो खान साहब का गया लेकिन खान साहब की अना का ख़ात्मा नहीं हुआ। खान साहब की जो एक प्राइड है, खान साहब के अंदर जो गुरूर है, उसका ख़ात्मा नहीं हुआ। खान साहब के साथ जो कुछ हुआ वो मुतासरा फ़रीक कर रहा है जिनके इमलाक के ऊपर खान साहब हमलों का, अटैक का, पुरतशद्दुद वाक़यात का प्लान बना के गए थे। मौजूदा हुक्मरानों को तो इन तमाम वाक़यात के साथ कोई ताल्लुक़ भी नहीं। और अभी ख़बरें सामने आ रही हैं कि 16 ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है और उनके जो केसेस हैं वो फ़ौजी अदालतों में चलेंगे। और उसमें ज़्यादातर जो नाज़रीन केसेस हैं वो मर्दान में 6 चलेंगे, मालाकंड में 4 चलेंगे, दीर में 3 चलेंगे और बन्नू में 3 चलेंगे। और ख़ान साहब ने इसी मीडिया टॉक में ये भी कहा, वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में, कि देखें जी, मलिक रियाज़ को तो मैंने इसलिए उसको ये पैसे वापस लौटाए थे और अलकादर ट्रस्ट का डोनर बनाया था क्योंकि वो बड़ी तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन करता है, तो मेरा जो अलकादर ट्रस्ट है उसे बड़ी तेज़ी के साथ मुकम्मल कर देगा। यहाँ भी खान साहब डंडी मार रहे हैं, डंडी नहीं बल्कि झूठ बोल रहे हैं। खान साहब कहते हैं कि जब मैंने वो मलिक रियाज़ को पैसे वापस किए, वो तो बल्कि एक वो हमारे वकील साहब भी, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर वो पैसे मलिक रियाज़ वाले चले गए तो वो पैसे वहाँ पे पड़े ऐसे हैं जैसे कौमी ख़जाने में पड़े हों, तो फिर ख़जाने का पैसा भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दें और फिर आप बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में वो पड़ा पैसा आवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये इस तरह की बेहुदा किस्म की बातें मेरे ख्याल से काबिल कबूल नहीं है। लेकिन खान साहब ये कह रहे थे कि मलिक रियाज़ को मैंने कोई फ़ायदा नहीं लिया अलकादर ट्रस्ट बना के। खान साहब ने, आपने ये फ़ायदा ये लिया कि आपने 50-60 अरब मलिक रियाज़ को वापस कर दिया। आपके अपने प्रेस रिलीज़ थे वज़ीर आज़म हाउस की, एसिड रिकवरी यूनिट की, पैसा रियासत पाकिस्तान को आएगा, लेकिन पैसा तो मलिक रियाज़ साहब को चला गया। आपकी अपनी प्रेस रिलीज़ मौजूद हैं आपकी हुकूमत की, ARU की, शहजाद अकबर की, तो आप उससे कैसे डिनाई कर सकते हैं? और फिर आप कहते हैं कि अलकादर ट्रस्ट जो है 6 माह पहले काम शुरू कर चुका था, मलिक रियाज़ वाले पैसे तो 6 माह के बाद आए थे। खान साहब डॉक्यूमेंट्स ये नहीं बताते। डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि अलकादर ट्रस्ट जो है वो दिसंबर 2019 में रजिस्टर्ड हुआ और उससे 3 हफ्ते पहले आपने मलिक रियाज़ को पैसे वो जो आए थे उसको आपने पैसे वापस किए थे। इसके अलावा नाज़रीन खान साहब ने एक और बात भी की, कमेटी बनाने की बात भी होगी, मलिक रियाज़ की बात भी होगी। हाँ, खान साहब ने कहा कि मैं तो अलकादर ट्रस्ट इसलिए बनाना चाहता था कि मेरी जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी साहिबा, उन्हें सीरत नबी से बड़ा लगाव है। अच्छी बात है, सबको होना चाहिए, सरकार के साथ मोहब्बत ही ऐसी है। लेकिन जिस शख्स को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत हो, अकीदत हो,
उसको क्या कुरान में लिखे वो अल्फाज जिसमें इद्दत बताई गई है कि इतने अरसे की इद्दत होगी, आपकी शौहर से तलाक हो जाए, आपका शौहर इंतकाल कर जाए, आप बेवा हो जाएं, तो क्या वो इद्दत कुरान में जो लिखे जो अहकामात हैं उसकी वायलेशन क्यों की? उसके ऊपर कोई जवाब नहीं। और मैं इस पर ज़्यादा कोई बात भी नहीं करूँगा नाज़रीन, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल से ज़्यादा हमें कमेंट्स भी नहीं करना चाहिए। अब नाज़रीन, ये हमारा व्लॉग था। अब क्या कह सकते हैं, खान साहब को जमहूरियत बड़ी याद आती है। तो एक और चीज़ भी है, ये जो साइफ़र वाला खान साहब ने किस्सा चलाया था, वहाँ उस वक्त खान साहब के आइन, कानून और जमहूरियत कहाँ पे गई थी? आज तो साइफ़र वाला किस्सा खान साहब ने तमाम कर दिया, अमेरिका के कदमों में गिड़गिड़ा के उनसे कह रहे हैं कि हमारे हक़ में बयान दे दो। तो कहाँ चला गया वो साइफ़र वाला बयानिया? उनसे खान साहब से कोई पूछने वाला नहीं। और फिर ये जो 8 मई को ज़मान पार्क में 9-10 के पुरतशद्दुद वाक़यात का जो तोड़ फोड़ का मनसूबा बनाया गया, खान साहब वो कौन सा आइन था, कौन सा कानून था, ये भी खान साहब नहीं बताते। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, इमरान रियाज़ खान साहब से मुतल्लिक़ ज़रा ये दावा करते हैं, जो कि सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, कि लंबे अरसे तक नहीं आएंगे। और मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा के बारे में ज़रा ये बताते हैं कि PTI की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कैसे होती है, उस बारे में बहुत अहम इंकशाफात जो हैं दोनों PTI के रहनुमाओं की जानिब से किए गए हैं। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।